जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं इतिहास, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश भारत एवं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक है, जिसमें आज हम समाज सुधारकों के बारे में जानेंगे। जैसे राजा राम मोहन राय हैं, आत्मीय समाज है, ऐसे इनके बारे में जानेंगे, इनकी नव जागरण के बारे में। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन पूछा हुआ है जो राजा राम मोहन राय के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है, राम मोहन राय उस संभ्रांत वर्ग के थे जिनकी शक्ति चिरस्थायी या फिर स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम हो गई। तो दोस्तों, ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राजा राम मोहन राय और आरसी दत्त ये जो है स्थायी बंदोबस्त के समर्थक थे। इनकी लागू करने से कम नहीं हो गई थी। तो दोस्तों, ये कथन गलत हो जाएगा। अगला कथन है, उन्होंने वेदांत के अद्वैता और ईसाई ईश्वर रैक्यवाद दोनों का अध्ययन किया था। तो दोस्तों, ये वाला कथन एकदम राइट है। इन्होंने अद्वैतवाद और ईसाई ईश्वर रैक्यवाद दोनों का अध्ययन किया था। तो दोस्तों, ये वाला कथन एकदम राइट हो जाएगा। अगला विकल्प है, उन्होंने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था। तो दोस्तों, ये भी कथन राइट है। उनका पहला संगठन आत्मीय सभा तथा जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1815 में हुई थी। तो दोस्तों, ये वाला भी कथन हमारा क्या है, एकदम राइट है। दोस्तों, ये तीनों कथन राइट है, ऊपर वाला गलत है। हमसे गलत कथन पूछा हुआ है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ये आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में नव जागरण के अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, आधुनिक भारत के पिता एवं भारतीय पत्रकारिता के जनक राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु कलकत्ता में 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। याद रखना, 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। पॉइंट याद रहेगा। अगला प्रश्न इसमें अगला पॉइंट है, उन्होंने वेदों के अध्ययन के साथ इस्लाम के एकेश्वरवाद, सूफी मत के रहस्यवाद, ईसाई धर्म की आचार शास्त्रीय नीतिपरक शिक्षा आदि का अध्ययन किया। वह इनके प्रबल समर्थक थे, अतः कथन भी हमारा सही है। अगला इसमें पॉइंट है, उन्होंने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था। तो दोस्तों, याद रखना, जो उपनिषद हैं राजा राम मोहन ने बंगाली में अनुवाद किया है, एकदम राइट कथन है, याद रखना। अगला पॉइंट है, आरसी दत्त राजा राम मोहन राय जैसे विद्वान स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के समर्थक थे। याद रखना, स्थायी बंदोबस्त के समर्थक थे, इसलिए हमारा पहला कथन गलत है। अगला प्रश्न है, कथन और दो कथन दे रखे हैं और इसमें पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है गलत है। तो दोस्तों, पढ़ लेते हैं और देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला है, राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथीज्म में अनेक ईश्वरों में विश्वास के विरोध में तथा एक ईश्वर की उपासना के पक्ष में प्रभावशाली तर्क दिए। तो दोस्तों, एकदम राइट कथन है। हम ऊपर पढ़ चुके हैं, वो अद्वैतवाद और ईश्वर रैक्यवाद दोनों का अध्ययन करते थे, यानी कि वे एक ईश्वर में विश्वास रखते थे और अनेक ईश्वरों में विश्वास का विरोध करते थे। तो दोस्तों, ये पॉइंट हमारा एकदम राइट है। याद रखना, इनकी पुस्तक का नाम याद रखना, गिफ्ट टू मोनोथीज्म, ये राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। पहला कथन राइट हो गया। अगला है, राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रीसेप्ट ऑफ जीसन में न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को पृथक करने का प्रयास किया है। राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसन में न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को पृथक का मतलब होता है अलग करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, ये वाला भी कथन राइट है। दोस्तों, दोनों कथन राइट हैं, लेकिन अलग अलग सत्य हैं। जब अलग अलग सत्य है तो ऑप्शन भी हमारा राइट होगा। दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं और ये स्पष्टीकरण नहीं देता है एक दूसरे के। दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है, राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक लिखी। एकेश्वरवादियों
वादियों के उपहार नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए हैं। राजा राम मोहन राय ने 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसन नामक अपनी पुस्तक में न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों को उनकी चमत्कारिक कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया है। याद रखना, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसन ये इनकी पुस्तक है, किसकी? राजा राम मोहन राय की, 1820 में लिखी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई है? तो किसकी स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई है? तो कि आत्मीय सभा, हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं, 1815 में ये राजा राम मोहन राय ने की है आत्मीय सभा, और की है ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा। दोस्तों ये है अगला हमारा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। तो 1 और 2 की स्थापना तो किसने की है? राजा राम मोहन राय ने की है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा आंसर। दोस्तों इसमें व्याख्या देख लेते हैं। एक ईश्वरवादी मत के प्रचारक हेतु वर्ष 1915 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। वर्ष 1820 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज कहा गया, अतः विकल्प सी सही है। याद रखना, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। ब्रह्म सभा को ही ब्रह्म समाज कहा गया। अगला है इसमें, महाराष्ट्र में वर्ष 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। याद रखना, कब की थी? 1867 में, और वो भी महाराष्ट्र में। अगला है 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। वर्ष 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर स्थापित किया गया था। 2 पॉइंट है, बम्बई में स्थापना हो गई, फिर 1877 में लाहौर में स्थापित कर दिया या मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की है? तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। ये प्रश्न हमें रट जाना चाहिए कि आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। एक ईश्वरवादी मत के प्रचारक हेतु राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन दे रखे हैं ब्रह्म समाज के बारे में, देख लेते हैं तीनों कथनों को। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो दोस्तों ये वाला कथन एकदम राइट है। अगला कथन है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, एकदम राइट है। जो ब्रह्म समाज है इसने पुरोहित वर्ग को भी क्या किया? अस्वीकार किया था। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। तो दोस्तों ब्रह्म समाज ने वेदों से संबंधित कि वेद त्रुटिहीन है कोई प्रचार नहीं किया था। तो दोस्तों तीसरा कथन गलत हो जाएगा। 1 और 2 कथन राइट है, तो इसकी कूट देख लेते हैं और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एक ईश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध और अवतारवाद का खंडन आदि था। याद रखना, यानी कि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जब मूर्ति पूजा के विरोधी थे तो पुरोहितवाद के भी विरोधी होंगे, फिर अवतारवाद का भी खंडन करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर व केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की। आचार्य केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता और बढ़ा दिया। ब्रह्म समाज ने धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या के लिए मानव बुद्धि को आधार बनाया और इसी कारण इसे पुरोहित वर्ग के अस्तित्व को अस्वीकार किया था। वेदों की त्रुटिहीनता को प्रचारित करने का श्रेय दयानंद सरस्वती के आर्य समाज को जाता है, ना कि ब्रह्म समाज को। तो इसलिए तीसरा कथन हमारा गलत था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के मध्य बंगाली पाठ्य पुस्तक
वर्ण परिचय के बारे में सही है। बंगाली पाठ्य पुस्तक है वर्ण परिचय, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा हुआ है। इसे राजा राममोहन राय ने लिखा था। तो दोस्तों जो वर्ण पुस्तक है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आपने नाम सुना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो वर्ण परिचय किसने लिखा था? तो ये लिखा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा था। यह उस समय की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाली प्रवेशिका थी। तो दोस्तों एकदम राइट है। पहला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि इसे राजा राममोहन राय ने लिखा था, तो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा था। दूसरा कथन राइट है, पहला गलत है। तो आंसर क्या होगा? केवल 2 ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं, बंगाली पाठ्य पुस्तक वर्ण परिचय को 1835 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा था। यह बांग्ला वर्णमाला सीखने के तार्किक सिद्धांतों की व्याख्या करती है। यह उस समय की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाली प्रवेशिका थी। इसलिए कथन हमारा 2 तो सही है लेकिन 1 गलत है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन पूछा हुआ है। इसने वैदिक धर्म ग्रंथों का अमोघ समझा। वैदिक धर्म ग्रंथों को क्या समझा? अमोघ समझा। तो दोस्तों ये पहला कथन राइट है, वो सॉरी गलत है। हमारा इसमें पहला कथन गलत है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। हम देख चुके हैं इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, उस व्याख्या में देख चुके हैं पिछले प्रश्न में। मूर्ति पूजा और पुरोहितवाद है खंडन का आदि इसने किया, यानी कि पुरोहितवाद का भी विरोध किया और खंडन आदि अवतारवाद का खंडन किया था। इसने एक ईश्वर की पूजा पर बल दिया। तो दोस्तों एकदम ये भी राइट है। इसने पुजारियों की मध्यस्थता के बिना ईश्वर की पूजा पर बल दिया था। तो दोस्तों एकदम सही है क्योंकि पुरोहितवाद यानी कि जो पुजारी हैं उनको इसने क्या किया? विरोध किया था। 3 कथन राइट है बी सी डी, लेकिन 1 कथन गलत है। हमसे गलत कथन पूछा हुआ है तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो राजा राममोहन राय ने अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज का गठन किया, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। मूर्ति पूजा का विरोध, एक ईश्वरवाद में विश्वास, हिंदू धर्म का शुद्धिकरण, नैतिकता पर बल, अहिंसा आदि ब्रह्म समाज के मुख्य उद्देश्य थे। दोस्तों एक बार फिर से गौर से देख लें, मूर्ति पूजा का विरोध, एक ईश्वरवाद में विश्वास, हिंदू धर्म का शुद्धिकरण, नैतिकता पर बल, अहिंसा आदि ब्रह्म समाज के प्रमुख उद्देश्य थे। उनके अनुसार कोई भी धार्मिक पुस्तक त्रुटिहीन नहीं हो सकती। उन्होंने किसी भी मध्यस्थता के बगैर ईश्वर की पूजा पर बल दिया, अतः कथन ए असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा के लिए सुख्यात पक्षधर थे या थी? तो दोस्तों इसमें पूछा है जो औपनिवेशिक भारत था यानी कि जो ब्रिटिश भारत था उस समय, स्त्रियों की शिक्षा के लिए यानी कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए कौन सुख्यात यानी कि ख्यात पक्षधर थे, उनके स्त्रियों के पक्षधर थे। तो कौन कौन पक्षधर थे? तो दोस्तों आपको बता दें, जो सिस्टर सुबह लक्ष्मी ये भी पक्षधर थी, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ये भी पक्षधर थी, और एक थे केशव चंद्र सेन, ये भी क्या थे? स्त्रियों की शिक्षा के लिए पक्षधर थे। तो 1 और 2 तो यहाँ हो गए, और केशव चंद्र आगे दे रखे हैं उन्हें भी देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन ये रहे। तो दोस्तों ये 3 हो गए, सिस्टर सुबह लक्ष्मी, बेगम रुकैया सखावत हुसैन और केशव चंद्र सेन। तो ये 3 थे इसमें। तो आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। व्याख्या में देख लेते हैं, सिस्टर सुबह लक्ष्मी ने युवा विधवाओं के लिए मद्रास में स्कूल की स्थापना की थी। बेगम रुकैया हुसैन ने बंगाली मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन एक भारतीय समाज सुधारक थे। इन्होंने स्त्रियों के उद्धार स्त्री शिक्षा आदि सामाजिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब ये चौथा ऑप्शन था जो आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी का ध्यान मुख्य रूप से पश्चिम जगत को भारतीय संस्कृति के अच्छे पक्षों से अवगत कराने पर केंद्रित था। महिला शिक्षा से प्रत्यक्षता कोई जुड़ाव नहीं था इनका महिला शिक्षा से कोई जुड़ाव नहीं था। याद रखना ये 3 है, सिस्टर सुबह लक्ष्मी है, बेगम रुकैया सखावत हुसैन
और केशव चंद्र सेन। प्रश्न में अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप आंसर सही लगा के आना। अगला प्रश्न है, मैडम HP ब्लावत्स्की की थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों गलत कथन पूछा हुआ है, याद रखना गलत कथन पूछा हुआ है। मैडम HP ब्लावत्स्की की थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में क्या कथन देगा, इसे भारत के बाहर स्थापित किया गया था। तो दोस्तों एकदम राइट है, इसे भारत के बाहर ही स्थापित किया गया था। इसने प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों ऑप्शन बी भी राइट है। इसने पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता दी थी। तो दोस्तों ये भी कथन राइट है, यानी कि जो ब्लावत्स्की थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसने पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता दे दी थी। यह सार्वभौम बंधुता के विचार पर मौन थी, जो कि क्या थी, जो सार्वभौम बंधुता थी उसके विचार पर मौन थी। तो दोस्तों यही वाला कथन क्या है, गलत है। जब ये वाला कथन गलत है तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं कि 17 नवंबर 1875 में मैडम HP ब्लावत्स्की कर्नल HS ऑलकॉट ने मिलकर अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। पहला कथन क्या दे रखा है, इसे बाहर के बाहर स्थापित किया गया। तो कहाँ किया गया था, USA में, अमेरिका में स्थापित किया गया था। किंतु 1882 में इन्होंने इसका मुख्यालय मद्रास के पास स्थित अडयार नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। कहाँ पर, अडयार में, मद्रास के पास अडयार में। इसने जाति, लिंग, रंग भेद आदि के स्थान पर भेदभाव का विरोध करते हुए सार्वभौम बंधुता का सिद्धांत दिया था। इसमें लिखा है यह सार्वभौम बंधुता के विचार पर मौन थी। इसने मौन लिख दिया है, लेकिन इन्होंने सिद्धांत दिया है, सार्वभौम का सिद्धांत दिया था। तो इसलिए हमारा डी कथन गलत था, क्योंकि वहाँ लिख दिया था मौन। वे हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। उन्होंने हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत को पुनः स्थापित करने पर जोर दिया और उपनिषद, सांख्य योग तथा वेदांत के विचारों को महत्व दिया था। अगला प्रश्न है, 1893 में किस या किन विषयों पर आर्य समाज विभाजन में हुआ। आर्य समाज में विभाजन हुआ, 1893 की बात कर रहा है। और आर्य समाज का विभाजन किन वजह से हुआ था, किन वजह से हुआ, तो देख लेते हैं। मांसाहार बनाम शाकाहार, मांसाहार बनाम शाकाहार। तो दोस्तों इस पर इसमें विभाजन हुआ था। जाति व्यवस्था तथा विधवा पुनर्विवाह, इससे कोई मतलब नहीं था। धर्मांतरित व्यक्तियों की शुद्धि, इससे भी कोई इसका लेना देना नहीं था। आंग्लीकृत बनाम संस्कृत आधारित शिक्षा, इस पर भी इसका कोई जोर नहीं था। तो दोस्तों इसमें केवल एक पर जोर था। तो आंसर क्या होगा, केवल एक हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं अब। व्याख्या के बाद देखा है 1893 में आर्य समाज में मांसाहार के मुद्दे पर विभाजन हुआ। पंजाब में आर्य समाज मांसाहार बनाम शाकाहार के मुद्दों पर दो पक्षों में विभाजित हो गया था। अर्थात कथन एक हमारा सही है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, E.B. स्वामी नायर किससे संबंधित थे। E.B. रामास्वामी नायर, E.B. रामास्वामी नायर किससे संबंधित थे। तो ये किससे संबंधित थे, तो ये संबंधित थे स्वाभिमान आंदोलन से और संबंधित थे निम्न जाति आंदोलन से। स्वाभिमान आंदोलन और निम्न जाति आंदोलन, दो आंदोलन इनके, स्वाभिमान आंदोलन और निम्न जाति आंदोलन, इससे क्या थे, संबंध थे। पूछा हुआ है प्रश्न में कौन सा सही उत्तर है, तो 2 और 3 सही आंसर है। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं। स्वाभिमान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन 1920 के दशक में बालाजी बलीजा नायडू और रामास्वामी नायर द्वारा शुरू किया गया था। निम्न जाति आंदोलन से रामास्वामी नायर, ज्योतिबा फूले आदि समाज सुधारक संबंध थे। निम्न जाति आंदोलन से रामास्वामी नायर भी शामिल है और ज्योतिबा फूले भी, ये भी शामिल है। याद रखना इन दोनों को। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था।
तो इनका नेतृत्व किया था एनी बिसेंट ने। व्याख्या देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लात्सकी तथा कर्नल हेनरी स्टैनली ऑलकॉट ने की थी। भारत में 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अडयार मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। 1889 में एनी बिसेंट इस सोसाइटी की इंग्लैंड में सदस्यता बनी। वह 1893 में भारत आई और सोसाइटी का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया। थियोसॉफी या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्म दर्शन, उसके धर्म सिद्धांत अथवा आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का समर्थन करती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1850 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की थी? तो दोस्तों किसने की थी? तो वो की थी विष्णु शास्त्री पंडित ने। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की थी। विष्णु शास्त्री पंडित ब्रिटिश सरकार में एक अनुवादक थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने हेतु 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी। साथ ही ब्राह्मण कन्या विवाह, विधवा विवाह आदि ग्रंथ भी लिखे। याद रखना, जो विष्णु शास्त्री हैं उन्होंने ब्राह्मण कन्या विवाह, विधवा विवाह आदि ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी गतिविधियों से संबंधित इसमें से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो एओ ह्यूम नहीं है। एओ ह्यूम नहीं है, याद रखना, एओ ह्यूम नहीं है। एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई उससे संबंधित है एओ ह्यूम, यानी कि इसकी स्थापना की थी। व्याख्या देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लात्सकी तथा कर्नल हेनरी स्टैनली ऑलकॉट ने की थी। 1889 में एनी बिसेंट इस सोसाइटी की इंग्लैंड में सदस्यता बनी। एओ ह्यूम का संबंध कांग्रेस की स्थापना से है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके और सदस्य देख लें। देखो, मैडम HP ब्लात्सकी है, कर्नल HS ऑकलैंड, इन दोनों ने तो इसकी स्थापना की थी 1875 में, और श्रीमती एनी बिसेंट तो इसकी फिर अध्यक्षता बनी थी। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी? नाम क्या है? राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना की है। कब की थी? 1878 में। तो किसने की है? तो वो की है वीरेशलिंगम पतलू ने की थी। याद रखना, बस 1878 में वीरेशलिंग पुतंगु द्वारा राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसमें विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया गया। वीरेशलिंग पतलुंगु को तेलुगु में पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। याद रखना, तेलुगु का अगर पुनर्जागरण का पिता पूछ लिया जाए तो वो है वीरेशलिंगु पतलुंगु। वीरेशलिंग पंतुलु। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी का पूर्वी बंगाल का फराजी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? पूर्वी बंगाल का है फराजी आंदोलन, ये किसने विकसित किया था? तो ये किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने फराजी आंदोलन, फराजी आंदोलन, और ये 1818 का है। व्याख्या देखते हैं। फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 में की थी। इस आंदोलन को फरायदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका मुख्य जोर इस्लाम धर्म की सच्चाई था। इस आंदोलन का कार्यक्षेत्र मुख्यतः पूर्वी बंगाल था। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? तो यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो वो थे हेनरी विलियम डेरोजियो, हेनरी विवियन
डेरोजियो, याद रखना, यंग बंगाल आंदोलन, इसके प्रवर्तक कौन है? हेनरी विवियन डेरोजियो, याद रखना। दोस्तों अगले इसकी व्याख्या देखते हैं। 19वीं सदी के तृतीय दशक की बात करें तो यानी कि 1930 हो गई के अंतिम वर्षों में बंगाल के बुद्धिजीवियों के मध्य एक रेडिकल ग्रुप संगठन हुआ जिसके विचार अधिक क्रांतिकारी थे। इस आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? तो भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। वर्ष 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की। ब्रह्म सभा की स्थापना कलकत्ता में की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच विवाद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन ने मूल ब्रह्म समाज से अलग होकर वर्ष 1866 में औपचारिक रूप से भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। यानी कि जो पहले ब्रह्म समाज था, जिसे राजा राम मोहन राय 1828 में स्थापित किया ब्रह्म समाज, जिसे क्या कहते थे फिर आदि ब्रह्म समाज कहा गया। जो 1866 में अलग हो गए, कौन? केशव चंद्र सेन, तो उन्होंने नाम रख दिया भारतीय ब्रह्म समाज। और जो पहले से चला आ रहा था तो उसका नाम रह गया आदि ब्रह्म समाज। आदि से याद रखना, जैसे कि आदि का मतलब पुराना, पुराने से, तो आदि पुराना वाला हो गया और नया वाला भारतीय वाला हो गया। वर्ष 1878 में ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजन हुआ तथा शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने उमेश चंद्र दत्त, शिवचंद्र सेन द्वारा द्वारका नाथ गांगुली ने साधारण ब्रह्म समाज की नींव रख दी। फिर साधारण समाज की नींव रख दी 1878 में। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। तो सत्यशोधक समाज ने क्या संगठित किया? तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने शुरू किया था। तो ये महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। महाराष्ट्र में कैसा था? एक जाति विरोधी आंदोलन था। तो दोस्तों ये थे आज के 19 प्रश्न जो हमने पूरे कर लिए। अगली क्लास में 20वें नंबर से क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आप इस क्लास के एक छोटे नोट्स बनाते हुए चलना। पूरी क्लास का कम से कम आधे पेज में नोट्स बना लेना। उसको अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे तरीक़े से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।